हरिः ओम्। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रिया। अहं महावीर प्रसाद सारस्वतः बीकानेरतः। आचार्य द्वितीय खंडे व्याकरण विषये तृतीय प्रश्नपत्रत्वेन वैयाकरणभूषणसार ग्रन्थः निर्धारितोऽस्ति। तत्र लकारार्थ निरूपण अथवा लकारार्थ निर्णयः इति प्रकरणं प्रचलदस्ति। यस्तने दिवसे वर्तमाने परोक्षेष्वो भाविन्यर्थे भविष्यति विद्यादौ प्रेषणादौ च क्रमाज्ञेयात् लडादयः इत्येषा कारिका तत्र चर्चा बिन्दुत्वेन स्थापिता। तत्र वर्तमानत्वं किम् इति विषये चर्चा कृता। अथ च आत्मास्ति पर्वता सन्ति इत्यादौ वर्तमानत्वं कथं साध्यम् इत्यपि ग्रन्थदिशा विवेचनं कृतमस्ति। अग्रे लिट् लकार विषये चर्चा अद्य लिडर्थ विषये चर्चा अद्य क्रियते। तत्र कारिकायां परोक्षे इति निर्देशः कृतः लिट् विषये, अर्थात परोक्षे लिट् इति सूत्रात् लिट् लकारस्य विधानं भवति इति सूच्यते। तत् परोक्षत्वं किं भवति किन्नाम परोक्षत्वं कथंच लिट् लकारस्य विधानं भवति इति विचार्यते। तत्र ग्रन्थे तस्यामेव कारिकायाम् उक्तायां सत्यां तदंशत्वेन परोक्षे इत्यस्य विवरणं क्रियते। लिडर्थमाह परोक्षे इति। परोक्षे लिट् इति सूत्रात् पाणिनेः सूत्रमेकं वर्तते परोक्षे लिट् इति। तत्र हि भट्टोजीदीक्षितेन वृत्तिर्लिखिता सिद्धान्तकौमुद्यां भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर्धातोर् लिट् स्यात्। भूत अनद्यतन भूत काले परोक्षे च या क्रिया जाता तस्याः क्रियायाः वाचकात् धातोः लिट् भवति इति सूत्राशयः। तत्र हि उपक्रमते कालस्तावद् अद्यतन अनद्यतन भेदेन द्विविधः। कालः अद्यतन अनद्यतन भेदेन द्विविधः। यद् कार्यम् अद्य सम्पन्नं तत् अद्यतनं कार्यं भवति। यच्च अद्य न भवति तत् अनद्यतनं भवति। अनद्यतने भूतेपि तत् भवितुम् अर्हति, अनद्यतने भविष्यत्यपि। यतो हि भविष्यदपि अद्यतन अनद्यतन भेदेन द्विविधः भवति। अथ भूतकालोपि अद्यतन अनद्यतन भेदेन द्विविधः भवति।
यद अद्य संपन्नम तद अद्यतनम, यद अद्य न संपन्नम तद अनद्यतनम भूतम, यद अद्य संपत्स्यते तद अद्यतनम भविष्यत्, यद अद्य न संपत्स्यते तत् अनद्यतन भविष्यत् इत्येवं व्यवस्था वर्तते। अतः उच्यते कालस्तावद् अद्यतनाद्यतन भेदेन द्विविधः, द्विविधोऽपि भूत भविष्यत् रूपः, द्विविधोऽपि सः अर्थात अद्यतन अनद्यतन भेदेन कालः यह द्विप्रकार का है, सोपि भूत भविष्यत् रूपः पुनः द्विविधः। तत्र अनद्यतने भूते परोक्षे लिट् इत्यर्थः। तत्र अनद्यतन भूते परोक्षे यत् अद्यतनं न संपन्नं कार्यं, या क्रिया अद्य न संपन्ना अपितु अनद्यतन भूते संपन्ना, अथ च या क्रिया परोक्षा वर्तते। परोक्षा इत्युक्ते परोक्षम अस्याः अस्ति सा परोक्षा, तादृश क्रियायाः वाचकात् धातोः लिट् विधीयते परोक्षे लिट् इति सूत्रात्। तो तत्र अनद्यतने भूते परोक्षे लिट् इत्यर्थः है सूत्रस्य। तेन अद्यतन भूते अनद्यतन भविष्यति भूतेऽपि च अपरोक्षे लिट् न प्रयुज्यते, न लिट् प्रयोगः। अर्थात सिद्धांत कौमुदी में भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातोर लिट् स्यात्, ऐसी वृत्ति लिखी। वहां अनद्यतन भूत जो कि अप्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, ऐसे अनद्यतन भूत परोक्ष क्रिया की वाचक जो धातु, उस धातु से लिट् लकार का प्रयोग होता है। तो क्या ये अद्यतन अनद्यतन इत्यादि ये क्या है? तो उस विषय में कह रहे हैं कि काल क्रिया का भेदक होता है। काल के द्वारा क्रिया विशिष्ट बनती है, विशेषण होता है काल क्रिया का। तो उस काल के विषय में ये बता रहे हैं कि अद्यतन और अनद्यतन इस प्रकार से काल के दो भेद किए गए हैं। अद्यतन शब्द का अर्थ है जो अद्य मन आज नहीं हुआ, या जो आज से संबंध जिसका नहीं है वो अद्यतन होता है। आज से जिसका संबंध होता है उसको अद्यतन कहते हैं, और जिसका आज से संबंध नहीं है, अद्य से संबंध नहीं है, वो है अनद्यतन। आज का लक्षण या आज की परिभाषा अलग अलग वर्गों संप्रदायों के अनुसार अलग अलग प्रकार से हो सकती है। किन्हीं के मत में आज सूर्योदय से आरंभ होकर अगले सूर्योदय तक आज कहलाता है। किन्हीं के मत में रात्रि के 12 बजे बाद अगली रात्रि के 12 बजे तक या एक क्षण पहले तक अद्य या आज कहलाता है। ये अलग अलग वर्ग संप्रदाय या धर्मों के हिसाब से ये मान्यता है। तो जो भी अद्य का आप कालखंड माने, वो उस कालखंड से संबंधित जो होगा वो अद्यतन कहलाएगा। तो काल के दो भेद हो गए,
एक आज से संबद्ध काल, वो अद्यतन काल हुआ, और जो आज या अद्य से जो असंबद्ध है वो अनद्यतन होगा। अब चूंकि ये अद्यतन और अनद्यतन दोनों तरफ रहेगा, वर्तमान से इधर भूत, इधर भविष्य, तो भूत भी अद्यतन और अनद्यतन हो सकता है, होता है, और भविष्य भी अद्यतन और अनद्यतन होता है। आज सुबह, आज प्रातः कोई क्रिया हुई तो वो क्रिया अद्यतन क्रिया कहलाएगी, किंतु आज के सूर्योदय से या आज रात्रि के 12 बजे से पहले जो कुछ घटित हुआ वो अनद्यतन भूत में हुआ। इसी प्रकार आज सायंकाल जो कोई क्रिया होगी वो अद्यतन भविष्यत में जाएगी, और जो आज की सीमा रेखा से बाहर का भविष्यत है उसमें होने वाली क्रिया अनद्यतन भविष्यत कालिक होगी। तो इस प्रकार से वो अद्यतन अनद्यतन के भी पुनः भूत और भविष्यत रूप से दो भेद किए गए। उनमें से तत्र अनद्यतने भूते, अनद्यतन भूत अर्थ में, और वो भी जहां परोक्षता हो, अनद्यतन भूत परोक्ष में लिट का विधान होता है। अनद्यतन भूत परोक्ष में होता है। इसका मतलब ये हुआ, इससे फलित ये हुआ, निष्कर्ष ये निकला कि इसलिए अद्यतन भूत में, अनद्यतन भविष्यत में और अपरोक्ष भूत में भी लिट का प्रयोग नहीं होगा। तो कहा ठीक है, ये परोक्ष क्या है? आप परोक्ष में लिट कर रहे हो, अनद्यतन भूत परोक्ष, भूतानद्यतन परोक्ष या अद्यतन अनद्यतन भूत परोक्ष अर्थ में वृत्ति वाली धातु से लिट करते हो। ये परोक्ष क्या है? किन नाम परोक्षत्वम एतत् स्पष्टयन् कौंडभट्ट है भूषणे लिखति परोक्षत्वञ्च साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयताशालि ज्ञाना विषयत्वम्। साक्षात् करोमि अर्थात साक्षात माने प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये प्रत्यक्ष कहलाता है। साक्षात इंद्रिय और अर्थ का, विषय का सन्निकर्ष माने एक जगह रहना, अर्थात इंद्रिय का या इंद्रिय का विषय के साथ में संबंध होना, ये प्रत्यक्ष कहलाता है। तो साक्षात करोमि माने प्रत्यक्षम पश्यामि शृणोमि इत्यादि, इस प्रकार का साक्षात करोमि, इस प्रकार का जो विषयताशाली जो ज्ञान, अर्थात मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, इस प्रकार का जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय न होना, अर्थात किसी वस्तु का साक्षात्कार करता हूं, इस प्रकार का जो विषयताशाली, इस ज्ञान का जो विषय बनता है, उस विषय वाला जो ज्ञान प्रत्यक्ष देख रहा हूं, प्रत्यक्ष सुन रहा हूं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं इत्यादि विषयक जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय न होना, अर्थात साक्षात्कार
या प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय न होना ही परोक्ष है। ये पुस्तक का चक्षुरिंद्री से प्रत्यक्ष हो रहा है, तो ये वस्तु, ये पुस्तक प्रत्यक्ष ज्ञान विषयक या प्रत्यक्ष विषयक ज्ञान का विषय बन गई। किंतु जो प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है या प्रत्यक्ष ज्ञान का जो विषय नहीं बन रहा है, ऐसा तत्व परोक्ष कहलाता है। इसको इन्होंने ये लिखा, साक्षात करोमि इत्येतादृश विषयताशाली यज् ज्ञानम तज ज्ञानस्य अविषयत्वम परोक्षत्वम। अर्थात साक्षात कर रहा हूं, साक्षात देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं इत्यादि विषयक जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय न होना, इस प्रकार के ज्ञान का विषय न होना ही परोक्ष है, ये कहा। अर्थात जो कोई भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया या वो क्रिया हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन रही है, हमारे प्रत्यक्ष से परे या हमारी इंद्रियों से परे संपन्न हुई है, तो ऐसी क्रिया की वाचक धातु से लिट लकार होता है, ये कहा। अब यहां नया प्रश्न हो रहा है कि अजी क्रिया कभी प्रत्यक्ष होती है क्या? आप ये क्रिया का विशेषण लगा रहे हो परोक्ष क्रिया, तो परोक्ष क्रिया ये विशेषण लगाना तब संगत होगा, तब सही होगा जब क्रिया का प्रत्यक्ष रूप भी या क्रिया की प्रत्यक्षता भी होती हो। विशेषण व्यावर्तक होता है, भेदक होता है। क्रिया यदि प्रत्यक्ष भी होती हो तब ये कहा जा सकता है कि ये प्रत्यक्ष क्रिया है और ये परोक्ष क्रिया है, और उस परोक्ष क्रिया के लिए वाचक धातु से लिट लकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्रिया तो प्रत्यक्ष होती ही नहीं है। जब प्रत्यक्ष नहीं होती है तो उसका भेदक या व्यावर्तक विशेषण लगाने की कहां आवश्यकता है? ये परोक्ष, ये विशेषण कैसे संगत होगा? अरे गाय यदि सफेद होती हो या दूसरे रंग की होती हो तब उसका विशेषण लगाना भी संगत है, ठीक है। जैसा कि आप कहते हैं काली गाय, इसका मतलब गाय दूसरे रंग की भी होती है। काली गाय को लाओ या काले घोड़े को लाओ, ये कहना तब संगत होता है जब दूसरे रंग का भी घोड़ा या गाय होता है या वहां है। यदि एक ही घोड़ा है, दूसरे रंग का घोड़ा है ही नहीं, तो ये विशेषण लगाने की कहां आवश्यकता है? वैसे ही क्रिया यदि प्रत्यक्ष होती है तो परोक्ष ये विशेषण लगाना ठीक होगा। लेकिन महाभाष्यकार ने एक जगह कहा है अपने महाभाष्य में, पातंजल महाभाष्य में, कि क्रिया तो प्रत्यक्ष होती ही नहीं है। जब क्रिया प्रत्यक्ष ही नहीं होती है तो फिर ये परोक्षलिटी सूत्र में क्रिया का व्यावर्तक ये परोक्ष लिखने की क्या आवश्यकता है? क्रिया का तो एक ही है, क्रिया एक ही रूप है। प्रत्यक्ष नहीं है तो फिर परोक्ष विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता है? तो उस विषय में शंका कर रहे हैं। न च क्रिया नाम इयम अत्यंता परदृष्टा पूर्वा परिभूतावयवा न शक्या पिंडीभूता निदर्शयितुम इति भाष्यात् तस्याः अतीन्द्रियत्वेन परोक्षे इत्यव्यावर्तकम इति शंक्यम।
अर्थात महाभाष्यकार कहते हैं क्रिया नाम इयम अत्यंता परदृष्टा, क्रिया अत्यंत अपरदृष्टा है, अर्थात आत्यंतिक रूप से ये क्रिया पर माने इंद्रियों से अगोचर है। ये क्रिया अत्यंत रूप से इंद्रियों से अगोचर होती है, लेकिन पूर्वा परिभूतावयवा होती है। उसमें क्रिया में अवयव जरूर होते हैं, पूर्व और पर में पाए जाने वाले अवयव, उन अवयवों में पूर्वा परिभाव होता है। तो पूर्वा परिभूतावयवा, पूर्व कुछ अवयव पहले होते हैं, कुछ बाद में होते हैं। क्रिया जो होती है वो अवयव से प्रतिपथ को आती है। आप देखते हैं पचती ऐसा प्रयोग करते हैं तो वहां कुछ अवान्तर व्यापारों का समूह है, वो क्रिया होती है। चूल्हे को जलाना, चूल्हे में लकड़ी का संयोजन करना, अग्नि प्रज्वलित करना, पात्र को चूल्हे पर धरना, फिर चम्मच से हिलाना, फिर बीच बीच में परीक्षण करना, फिर विकृति हो जाने पर चूल्हे से नीचे उतारना, इत्यादि छोटे छोटे अवान्तर व्यापार हैं। इस एक बृहद क्रिया में एक अवान्तर व्यापार है, अंदर अंदर छोटे छोटे व्यापार, यानी छोटे छोटी क्रियाएं हो रही हैं। वो सारे के सारे उसके अवयव हैं। उन क्रियाओं को करते हुए यदि वो फूंक भी मार रहा है तो आप कहते हैं क्या करते हो, तो कहता है पकाता हूं। वो आटा यदि गूंथ रहा है तो भी आप उसको कहते हैं क्या करता है, वो ये नहीं कहता आटा गूंथ रहा हूं, बल्कि कहता है मैं पका रहा हूं। तो वो पाक क्रिया के सारे अवयव हैं और वो अवयव पूर्वापरिभूत रहते हैं, कोई पूर्व में कोई पर में। तो पूर्वापरिभूतावयव वो क्रिया है, लेकिन वो इंद्रियों से अगोचर है, अत्यंत अपरदृष्टा, अर्थात इंद्रियों से दिखती नहीं है। इसलिए सा पूर्वापरिभूतावयवा न शक्या पिंडीभूता निदर्शयितुम, उसको पिंड रूप में नहीं दिखा सकते। जैसे आप मोदक को पिंड रूप में दिखा सकते हैं कि ये मोदक है, अथवा ये पेन को बता सकते हैं पिंड रूप में कि ये पेन है, ये पुस्तक है, ये अमुक व्यक्ति है। पिंड रूप में आप प्रत्यक्ष करवा सकते हैं किन्हीं चीजों का, लेकिन इंद्रियों के विषय में ये नहीं है। इंद्रिय को, क्रिया को इंद्रियों का विषय इस रूप में नहीं बना सकते, पिंड रूप में क्रिया नहीं दिखा सकते। देवदत्ता ग्रामम गच्छति, इस वाक्य में देवदत्त को पिंड रूप में दिखा सकते हैं, उसको पकड़ के दिखा सकते हैं ये देवदत्त है। द्विचक्रिका से जाता है तो द्विचक्रिका को आप दिखा सकते हैं पिंड रूप में, गांव को दिखा सकते हैं पिंड रूप में, लेकिन गच्छति ये गमन जो है उसको आप पिंड रूप में नहीं दिखा सकते। देवदत्त है, द्विचक्रिका ग्रामम गच्छति, उसमें देवदत्त को पिंड रूप में दिखा सकते हैं, द्विचक्रिका को पिंड रूप में दिखा सकते हैं, गांव को पिंड रूप में। अर्थात पिंड रूप का मतलब आप साकार, सावयव, आकृति वाला रूप दिखा सकते हैं, लेकिन क्रिया में कोई आकृति नहीं पाई जाती है, इसलिए वो पिंड रूप में नहीं है, अर्थात किसी पिंड की तरह वो नहीं है, उसको नहीं दिखाया जा सकता, ऐसा महाभाष्यकार कहते हैं। तो शंका करने वाला अब कह रहा है कि जब महाभाष्यकार ने क्रिया को इस रूप वाला बताया है, अर्थात पिंड रूप में दिखाने के अयोग्य बताया है, पिंड रूप में उसको नहीं दिखाया जा सकता ऐसा बताया है, इसलिए ये क्रिया तो अतीन्द्रिय हो गई, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियों का गोचर नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये परोक्षे इस प्रकार का ये विशेषण लगाना तो अव्यावर्तक हो गया,
ये विशेषण बनता ही नहीं है। जब वो अतीन्द्रिय हैं, इसका मतलब वो परोक्ष भी नहीं है और प्रत्यक्ष भी नहीं है। जब प्रत्यक्ष ही नहीं है तो परोक्ष कैसे होगी? महाभाष्यकार स्वयं कहते हैं वो अतीन्द्रिय है, इसका मतलब प्रत्यक्ष नहीं होता उसका। जब प्रत्यक्ष नहीं होता तो ये परोक्ष है, ये विशेषण लगाने की कहां आवश्यकता है? प्रत्यक्ष ही नहीं है तो परोक्ष कहां से आएगी? तो ये परोक्ष ऐसा विशेषण लगाना अव्यावर्तक है, ऐसी किसी ने शंका की। तब कहते हैं न शंक्यम, ऐसी शंका नहीं करें। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं पिंडीभूताया निदर्शयितुम अशक्यत्वेपि अवयवशः साक्षात् करोमि इति प्रतीति विषयत्व संभवात्। यद्यपि ये पिंड रूप में पिंडीभूत नहीं दिखाई जा सकती, पिंडीभूतायाः तस्याः क्रियायाः निदर्शयितुम अशक्यत्वेपि निदर्शयितुम अयोग्यत्वेपि, पिंड रूप में क्रिया को यद्यपि नहीं दिखाया जा सकता, फिर भी अवयवशः, अवयव ये विपसार्थ में शस प्रत्यय किया, अवयवशः मन उसके जो अवयव हैं, एक क्रिया में अवान्तर जो व्यापार है वो सारे के सारे अवयव हैं, तो अवयव से तो उसको साक्षात करोमि इस प्रकार के ज्ञान का विषय बनाया ही जा सकता है। प्रत्यक्ष का विषय वो बनती है। पचती पद के द्वारा जो ये सारे अवयवों को मिला करके एक क्रिया कही जा रही है, उसको यद्यपि पिंड रूप में नहीं बता सकते, लेकिन प्रत्येक अवयव का तो आप दर्शन कर सकते हैं, उसको इंद्रिय का विषय बना सकते हैं और बनती है, ये अनुभव सिद्ध है। फूंक मारता है उस समय आप उसको देखते हैं, तो फूंक, चूल्हे में फूंक मारना, चूल्हे के ऊपर बर्तन को धरना, चम्मच से हिलाना, नीचे उतारना, इत्यादि इत्यादि जो अवयव हैं, उन अवयवों को, प्रत्येक अवयव को आप देख करके अवयव से है इसको साक्षात करोमि इस प्रकार के ज्ञान का विषय बना लेते हैं। इस प्रकार के ये प्रतीति का विषय बनता है, साक्षात करोमि इस प्रकार की प्रतीति का विषय बनता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष बन ही जाती है। यद्यपि पिंड रूप में सामूहिक क्रिया नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन उस समूह के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक अवान्तर व्यापार को, अवयवभूत अवान्तर व्यापार को आप साक्षात करोमि इस प्रकार की प्रतीति का विषय बनाते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष बनती है। जब प्रत्यक्ष बनती है तो फिर परोक्ष ये विशेषण लगाना व्यावर्तक बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रत्यक्ष विषय जो ज्ञान, उस ज्ञान का अविषय होना परोक्ष हुआ, और ऐसी परोक्ष क्रिया की वाचक धातु से लिट लकार करना उचित ही होगा। यदि क्रिया को प्रत्यक्ष का विषय माना ही नहीं जाए, क्रिया यदि प्रत्यक्ष का विषय साक्षात करोमि इस प्रकार के ज्ञान का विषय बने ही नहीं, तब तो महाभाष्यकार के द्वारा ही जो पश्य मृगो धावती, इस वाक्य में एक वाक्यता जो दिखाई गई है और वहां धावन को दर्शन क्रिया का कर्म बताया गया है, वो असंगत हो जाएगा। यदि क्रिया का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो, क्रिया प्रत्यक्ष नहीं हो, क्रिया का दर्शन सर्वथा असंभव हो, तब तो फिर पश्य मृगो धावती इस वाक्य में, जिसका अर्थ है कि मृग कर्तृक धावन को देखो, अर्थात मृग जिसका करता है उस धावन को तुम देखो, तो यहां दर्शन क्रिया का कर्म कौन है? दर्शन क्रिया का कर्म है धावन व्यापार। क्रिया ही, मृग को देखना अभिष्ट नहीं है, मृग को दिखाना अभिष्ट नहीं है, मृग कर्तृक धावन को दिखाना यहां अभिष्ट है। तो यदि क्रिया प्रत्यक्ष ही नहीं हो तो यहां दर्शन क्रिया की
कर्म कैसे बनेगी धावन क्रिया? तो ये मानना पड़ेगा, यद्यपि वो पिंड रूप में क्रिया को नहीं दिखाया जा सकता, पिंड रूप में वो क्रिया नहीं दिखती, तथापि अवयवशः वो प्रतीति की विषय बन ही जाती है। इसीलिए धावन जो क्रिया है मृग की, वो पिंड रूप में यद्यपि नहीं है, फिर भी प्रत्येक जो उछाल है, 10 फीट उछला, 20 फुट उछला, 10 फीट उछला, 20 फुट, इस प्रकार से जो उछाल है, प्रत्येक जो अवयव हैं उस अवयव का तो प्रत्यक्षीकरण करते ही हैं, तो प्रत्यक्ष बन जाती है क्रिया। इसलिए जब प्रत्यक्ष क्रिया हो सकती है अवयव से है, तो फिर परोक्ष से ऐसा विशेषण लगाना अव्यावर्तक नहीं है, बल्कि संगत है। ये व्यावर्तक या ये भेदक बन ही जाएगा, ठीक ही है, ये कहा। इसलिए लिखा अन्यथा पश्य मृगो धावति इत्यत्र तस्या मन क्रियायाः धावन क्रियायाः दर्शन कर्मता न स्यात्, धावन क्रियायाः दर्शन क्रियायाम कर्मत्वम एवं न सिद्धेत। दर्शन क्रिया के प्रति उसकी कर्मता सिद्ध ही नहीं हो पाएगी, ऐसा कहा। इसलिए परोक्ष से ये कहना ठीक ही है। अथवा एक दूसरी बात और कह रहे हैं कि व्यापाराविष्टानाम क्रियानुकूल साधनानाम एवात्र पारोक्षम विवक्षितम अतो नोक्त दोष है अयम पपाच इत्याद्यनुरोधात् व्यापाराविष्टानाम इत्यपि वदन्ति। अर्थात दूसरा ये कह रहे हैं व्यापाराविष्टानाम क्रियानुकूल साधनानाम एवात्र पारोक्षम विवक्षितम। अथवा ये कह रहे हैं व्यापार धातु का अर्थ जो व्यापार, उस व्यापार में आविष्ट माने संयुक्त संलग्न, धात्वर्थ व्यापार में संयुक्त जो साधनानु उस क्रिया के अनुकूल जो साधन, उस व्यापार में फलानुकूल जो साधन हैं माने कारक हैं, उन कारकों का क्रिया में संलग्न होने की स्थिति को या उस स्थिति की पारोक्षता या परोक्षता ही यहां पर विवक्षित है। अर्थात कर्ता कर्म आदि जो साधन हैं, जो कारक हैं, वो उस धात्वर्थ व्यापार में जब लगे हुए थे, उन कारकों की अपरोक्षता अर्थात क्रिया में लगते समय या क्रिया करते समय उनकी जो परोक्षता, क्रिया करते समय वो हमारे इंद्रियों के सामने नहीं थे। व्यापार की या क्रिया की परोक्षता की बात नहीं, बल्कि व्यापार में लगे हुए कारकों की परोक्षता यहां विवक्षित है। व्यापार भले ही पिंडीभूत रूप में दिखाई न दे, इसलिए परोक्षता उसकी हो नहीं सकती। आप ऐसा जो प्रश्न करते हैं, कोई बात नहीं। आप ये मानिए व्यापार में लगे हुए जो कारक, व्यापार या क्रिया को उत्पन्न करने की दिशा में लगे हुए जो कारक, उन कारकों की परोक्षता की बात हो रही है। ऐसे कारकों के द्वारा की जाने वाली जो क्रिया, उस क्रिया की वाचक धातु से लिट लकार होता है, ये अर्थ करेंगे। अर्थात अनद्यतन भूत में, अनद्यतन भूत काल में होने वाला जो व्यापार, उस व्यापार में लगे हुए अपरोक्ष कारकों, कर्ता आदि, उन कर्ता आदि के द्वारा की जाने वाली क्रिया की वाचक धातु से लिट लकार होता है, ये अर्थ कीजिए। अनद्यतन भूत काल में संपन्न होने वाले व्यापार में लगे हुए कारकों की परोक्षता की स्थिति में
उन कारकों के द्वारा की जाने वाली, वो अनद्यतन भूत में की जाने वाली क्रिया की वाचक जो धातु, उस धातु से लिट लकार होता है, ये अर्थ कर रहे हैं। इसी बात को कह रहे हैं व्यापाराविष्टानाम क्रियानुकूल साधनानाम एव, क्रियानुकूल साधनानाम इत्युक्ते क्रियानुकूल कारकाणाम एव, क्योंकि क्रिया साध्य होती है तो उसके कारक जो हैं वो साधन कहला रहे हैं। तो व्यापाराविष्टानाम इत्युक्ते व्यापार संलग्नानाम क्रियानुकूल साधनानाम इत्युक्ते फलानुकूल, ये विक्लित्यादि फलानुकूल व्यापाराविष्टानाम साधनानाम एव अत्र पारोक्ष्यम विवक्षितम अतोनोक्त दोष है। इसलिए ये दोष नहीं है जो आप कह रहे हैं कि क्रिया तो परोक्ष होती ही नहीं है। जब प्रत्यक्ष ही नहीं होती है तो क्रिया ये परोक्ष कैसे होगी, या ये विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता है। तो कहा ये विशेषण ये व्यापाराविष्ट साधनों का है, न कि क्रिया का, तब कोई दिक्कत नहीं है। अयम पपाच इत्याद्यनुरोधात् व्यापाराविष्टानाम इत्यपि वदन्ति। अयम पपाच, ऐसा जो प्रयोग देख रहे हो, इन प्रयोगों में साफ स्पष्ट है कि व्यापाराविष्ट, व्यापार में लगे हुए जो साधन हैं उनकी परोक्षता की बात है। अयम पपाच, अयम इस समय तो सामने बैठा है, इसने पकाया, तो यहां ये तो परोक्ष नहीं, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन जब पकाया, जब व्यापार हो रहा था, उस व्यापार के समय ये उसमें जो आविष्ट हो रहा था, उसमें संलग्न हो रहा था, उसमें जो लगा हुआ था, उस समय इसकी परोक्षता थी। वर्तमान में ये प्रत्यक्ष है। अयम पपाच, अयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो अयम पपाच है माने इसने पकाया, ये कह रहे हैं। तो अयम तो प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी परोक्ष लिट का प्रयोग यहां कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं कि यहां परोक्षता क्रिया की नहीं, और न ही यहां वर्तमान कर्ता की, बल्कि जब क्रिया हो रही थी भूतकाल में, अनद्यतन भूतकाल में जब पाक क्रिया हो रही थी, उस क्रिया में जब ये लगा हुआ था व्यक्ति, उस समय ये हमारे लिए परोक्ष था, हमारे लिए प्रत्यक्ष विषय का, प्रत्यक्ष विषय नहीं था, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं था। इसलिए अयम पपाच ऐसा प्रयोग कर देते हैं। इसी बात को कहते हैं अयम पपाच इत्याद्यनुरोधात् व्यापाराविष्टानाम इत्यपि वदन्ति। अर्थात व्यापाराविष्टानाम, व्यापारे संयुक्तानाम तेषां कर्त्रादिकारकाणां पारोक्ष्यम अत्र विवक्ष्यते। अतः भूतानद्यतन क्रियाविष्टानां कारकाणां, या भूतानद्यतन क्रियायाः अपरोक्ष ये कर्त्रादयः, अर्थात अनद्यतन भूत क्रिया के जो परोक्ष कर्त्रादि हैं, उन कर्त्रादि के द्वारा की जाने वाली वो क्रिया, उस क्रिया के वाचक धातु से ये लिट लकार होता है। ऐसा प्रयोग करके अयम पपाच है ये बन जाता है। तो ये उस बात का उत्तर दे दिया गया कि क्रिया तो अत्यंत अपरदृष्ट होती है, इसलिए वो प्रत्यक्ष का विषय बनती ही नहीं है। तो फिर ये परोक्ष ऐसा विशेषण लगाना कहाँ तक संगत है। ये प्रश्न उठा, उस प्रश्न का उत्तर इन्होंने दे दिया कि नहीं, अवयव से है वो प्रत्यक्ष का विषय धातु, ये क्रिया बनती है। इसलिए जब प्रत्यक्ष बनती है तो परोक्ष ये विशेषण लगाना भी ठीक है। अथवा दूसरा तरीका ये दिया कि व्यापाराविष्ट साधनों की परोक्षता ही यहां पर विवक्षित है, न कि क्रिया की। अयम पपाच इत्यादि में अयम सामने बैठा हुआ है, प्रत्यक्ष में है, फिर भी व्यापाराविष्टतावस्था में, ये व्यापाराविष्टावस्था में ये अप्रत्यक्ष था, परोक्ष था, इसलिए अयम पपाच ऐसा प्रयोग कर देते हैं। अब एक नया प्रश्न कि अजी
जब आप ये कहते हैं कि क्रिया की परोक्षता की स्थिति में ये लिट लकार का प्रयोग होता है, चाहे व्यापाराविष्ट साधनों की परोक्षता हो या अव्यवसाय क्रिया की प्रतीति विषयता होने के कारण से उसमें परोक्षता ऐसा व्यावर्तन लगाना भी उचित है, ये भी मान लें, तो भी दोनों ही स्थितियों में एक किरणावलीकार उदयन, नैयायिक उदयन के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। उदयन की किरणावली नामक पुस्तक में मंगलाचरण में वो लिख रहे हैं, व्यातेने किरणावली उदयन, उदयन है किरणावली व्यातेने, उदयन है असौ अहम उदयन है। तो यहां ऐसा प्रयोग वो प्रथम पुरुष के रूप में कर रहे हैं, यद्यपि अहम है लेकिन वहां अहम न करके उदयन ये किरणावली का विस्तार कर रहा है। तो व्याते ने ये लिट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। व्याते ने वी आंग तनु विस्तारे धातु से लिट लकार आत्मनेपद का तय प्रत्यय और लिटस्थ जयो रेशि रेत सूत्र से तय को एस और लिट धातु और अनभ्यास सूत्र से तन को द्वित्व किया और फिर अत एक हल मध्यानादेशादेर लिटि सूत्र से एत्वाभ्यास लोप करने पर व्यातेने ये रूप बनाया। तो व्यातेने किरणावली मुदयन है ऐसा प्रयोग किया, तो उस प्रयोग पर शंका उठा रहे हैं। वो कहते हैं कथम तरही व्यातेने किरणावली मुदयन है इति, ये व्यातेने किरणावली मुदयन है ऐसा व्यातेने प्रयोग कैसे किया, लिट लकार का प्रयोग, और ये परोक्ष का प्रयोग कैसे किया, स्वक्रिया या स्वप्रत्यक्षत्वाद इति चेत, क्योंकि अपनी क्रिया वो विस्तार क्रिया कौन कर रहा है, उसको कौन बढ़ा रहा है, स्वयं उदयन। तो स्वयं की क्रिया स्वयं के प्रति परोक्ष कैसे हो सकती है? खुद की क्रिया खुद के लिए प्रत्यक्ष ही होती है, परोक्ष नहीं हो सकती। और यदि आप कहते हैं व्यापाराविष्टानाम पारोक्ष्यम अत्र विवक्षितम, ये जो पक्ष कर लेते हैं व्यापार में लगे हुए कर्तादि जो कारक हैं उनकी परोक्षता यहां विवक्षित है, ऐसा करते हैं तो भी कर्ता स्वयं उदयन है, तो वो अपनी क्रिया को करते समय खुद को खुद से परोक्ष कैसे रख सकता है, वो तो प्रत्यक्ष ही है। इसी बात को कहते हैं कथम तरही व्यातेने किरणावली मुदयन इति स्वक्रियायाः स्वप्रत्यक्षत्वात्, स्वक्रियायाः मतलब अपनी क्रिया का अपने प्रति प्रत्यक्षत्व ही है, तो परोक्षता कैसे बनेगी? और जब परोक्षता नहीं है तो परोक्ष लिट कैसे लगाया यहाँ, ये प्रश्न कर रहा है। तब उत्तर देता हुआ वैयाकरण कहता है असंगतमेव, कहा अयम प्रयोग है असंगत एव, उदयनस्य एवं लेखनम एवं करणम वा असंगतमेव, ये असंगत ही है, ठीक नहीं है, गलत किया है। व्यासंगादिना स्वव्यापारस्य परोक्षत्वोपपादनेपि कदाचित व्यासंग माने अन्य मनस्कता की स्थिति अथवा मन यहां यदि नहीं हो, अन्यत्र मन चला गया हो, अथवा नशे आदि की स्थिति में भी अपना व्यापार जो है, अपनी क्रिया है, उसकी परोक्षता कदाचित हो सकती है। जैसे आप
ऐसा कहते हैं नाहम कलिंगान जगाम, कोई नशे में व्यक्ति गया, वो कहता है नाहम कलिंगान जगाम, सुप्तो हम किल बहु विललाप, मैं सोया बहुत मैंने विलाप किया, मैं सोया था मैंने बहुत विलाप किया। तो इस प्रकार की उन्मत्तावस्था में या अन्य मनस्कता की स्थिति में तो कदाचित अपनी क्रिया या अपना व्यापार खुद के लिए परोक्ष हो सकता है। उस परोक्षता को आप कदाचित सिद्ध कर सकते हो कि मन यहां नहीं था, अन्यत्र मन था, क्रिया हुई, पता ही नहीं चला। लेकिन यहां इस व्याते ने किरणावली मुदयन यहां जो लिख रहे हैं, यहां पर आप अन्य मानसिकता की स्थिति में या व्यासंग स्थिति में नहीं है। क्यों कि बहुतर मन प्रणिधान साध्य शास्त्रार्थ निर्णय जनक शब्द रचनात्मक ग्रंथे, अर्थात बहुत अधिक मन की सावधानी से साध्य जो शास्त्र का अर्थ निर्णय करने, शास्त्रार्थ निर्णय जनक जो शब्द रचना रूप ग्रंथ, ये ग्रंथ ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा है। बहुत अधिक मन की एकाग्रता से जो साध्य है, ऐसे साध्य शास्त्रार्थ का निर्णय करने वाला या निर्णय का जनक जो ग्रंथ, उस ग्रंथ की रचना में अनद्यतनत्व और अतीतत्व इनका और विस्तार क्रिया में, अर्थात ये विस्तार क्रिया में अनद्यतनत्व और भूतत्व इत्यादि संभव ही नहीं है। अन्य मनस्कता की स्थिति में कोई काम आपने कर दिया तो उसमें कदाचित आप ये कह सकते हो कि यहां परोक्षता हो सकती है, लेकिन यहां अन्य मानसिकता की स्थिति नहीं है, बल्कि यहां तो मन को बहुत अधिक अवधान, मन को बहुत अधिक लगाना पड़ता है, मन का प्रणिधान करना पड़ रहा है। इसीलिए लिख रहे हैं बहुतर मन प्रणिधान साध्य, बहुत अधिक मन के प्रणिधान मन अवधान, मन के लगाने से साध्य जो शास्त्रार्थ, उस शास्त्रार्थ शास्त्र के अर्थ का निर्णय, उस निर्णय की जनक, उस निर्णय का जनक जो शब्द रचनात्मक ये ग्रंथ किरणावली, उस ग्रंथ में अनद्यतनत्व और अतीतत्व, इस ग्रंथ के विषय में जो विस्तार कर रहे हो आप, वहां अनद्यतनत्व और अतीतत्व दोनों ही असंभव है, दोनों ही नहीं रह सकते। वहां तो जब क्रिया चालू की, पुस्तक जब लिखना चालू किया, उस समय से लेकर क्रिया की समाप्ति तक वर्तमानता ही है। वहां अनद्यतनत्व और अतीतत्व नाम की चीज नहीं है। क्रिया प्रारंभ हुई, चाहे उसमें 6 महीने लगे हों, साल भर लगे हों, 10 साल लगे हों, जब पुस्तक का प्रारंभ हुआ और जब तक समाप्ति नहीं हुई, तब तक तो प्रारब्ध परिसमाप्तत्व वर्तमानत्व है। तो ऐसी स्थिति में वहां अनद्यतनत्व और अतीतत्व माने भूतत्व, ये दोनों ही विस्तार क्रिया में नहीं है। तो फिर अनद्यतनत्व और अतीतत्व का वहां सर्वथा अभाव ही है। इसलिए ये आप तदर्थक लिट का विधान नहीं कर सकते, उस विधान संभव ही नहीं है। उन्होंने किया है तो गलत किया है। अन्य मनस्कता की स्थिति में कदाचित आप अपनी क्रिया को भी कदाचित परोक्ष सिद्ध कर दें, परोक्ष ठहरा दें, किंतु बहुत अधिक मन को लगाने से जो ग्रंथ लिखा जाता है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में अपनी क्रिया अपने लिए परोक्ष हो गई, ये संभव नहीं है। और फिर ये विस्तार क्रिया जो है, वो उस विस्तार क्रिया में अनद्यतनत्व और अतीतत्व ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो वर्तमानता ही है उसमें। इसलिए अनद्यतनत्व और अतीतत्व ही नहीं है,
तो फिर अनद्यतन अतीत या अनद्यतन भूत परोक्ष अर्थ में होने वाला लिट यहां असंभव है, ये ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं। इसलिए उदयन का ये व्याते ने ऐसा लिट का प्रयोग उचित नहीं है, असंगत है, ये बात कही। तो यहां ये क्लियर हुआ कि भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्ति धातु से या भूतानद्यतन परोक्ष क्रियावृत्ति धातु से लिट लकार होता है। इस सूत्र के हिसाब से यहां परोक्षत्व को बताया, सूत्रार्थ बताया, और वहां परोक्षता क्या है ये भी यहां बताया। साक्षात करोमि इस प्रकार के ज्ञान का जो अविषय है वही परोक्ष है, और क्रिया पिंड रूप में यद्यपि नहीं दिखती तथापि अव्यवसाय वो प्रतीति का विषय बन जाने के कारण से प्रत्यक्ष हो सकती है। प्रत्यक्ष हो सकती है, इसलिए वहां परोक्ष से ऐसा व्यावर्तन करना ठीक ही है। अथवा दूसरा तरीका ये बताया, व्यापाराविष्ट क्रियानुकूल साधनों की परोक्षता यहां विवक्षित है, ऐसा मानते हुए कर देंगे तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है, ये बात हुई। और उदयन का ये व्याते ने किरणावली उदयन व्याते ने ऐसा जो लिट लकार का प्रयोग किया, उदयन ने जो किया वो प्रयोग असंगत है, ये कह करके इस लिट लकार का यहाँ समापन हुआ। फिर आगे लुडर्स बताया जाएगा, अभी यहीं तक पर्याप्त है। हरि ओम।